हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो लगता है कि यहाँ पर अब दुनिया भर में एक साथ ही सारे कन्फ्लिक्ट आ गए हैं। आपको तो पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में ज़बरदस्त तरीके से युद्ध चल रहा है, जहाँ पर करोड़ों लोग जो है यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं। इसके अलावा ताइवान के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि कहीं चीन उसके ऊपर हमला ना कर दे। और इसके अलावा भी इज़राइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बमबारी की थी, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 15 बच्चे भी शामिल थे। तो लगता है कि ऐसा कि दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट सारे के सारे एक साथ आ गए हैं, एक ही समय में आ गए हैं और इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी ये सब चल ही रहा था। तो इसके अलावा टर्की का भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट सामने आया है। जी हाँ, टर्की यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहा है मेडिटेरेनियन सी पे, जहाँ पर साइप्रस और ग्रीस अपना दावा ठोकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पर टर्की और ग्रीस और साइप्रस आमने सामने होंगे, जहाँ पर एक तरफ तो होगा टर्की और दूसरी तरफ होगा साइप्रस और ग्रीस। इससे पहले भी 2 साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वॉरशिप डिप्लॉय कर दी थी। यानी कि अगर कोई भी देश एक कदम आगे बढ़ाता तो यहाँ पर युद्ध हो सकता था। तो इसी तरह की सिचुएशन फिर से आ गई है टर्की और ग्रीस के सामने। तो क्या है ये सिचुएशन, हम इसके बारे में क्यों बात करते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2 years टर्की ड्रिल शिप टू आउटसाइड मेडिटेरेनियन वाटर। ये टूर का आर्टिकल से, ये 9 अगस्त का आर्टिकल है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर फिर से टर्की अपनी जो ड्रिलिंग शिप है वो मेडिटेरेनियन सी में भेज रहा है, जहाँ पर जो डिस्प्यूटेड वाटर है वहाँ पर फिर से कन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल सकता है, जैसे कि पहले मिला था। तो बात करते हैं आखिर ये मामला क्या है। तो देखिए, जब भी हम कभी भी गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र में आता है रूस। रूस बहुत ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन करता है और उसे बहुत सारे देशों में बेचता है। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो पश्चिमी देश, यूरोप के देश उससे नाराज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों ने, यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी जद में एनर्जी सेक्टर तो नहीं आई है, लेकिन अब एनर्जी सेक्टर को रशिया एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूरोप को सबसे ज़्यादा गैस अभी भी रूस ही सप्लाई करता है। तो रूस यहाँ पर गैस को, एनर्जी को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट यूरोप। और अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की अपनी ज़रूरतों की सारी एनर्जी इंपोर्ट करता है, वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है और उसमें भी सबसे बड़ा शहर रूस का है। लेकिन जो टर्की है वो अपने आप को, खुद को एक यूरोपियन देश दिखाना चाहता है, यूरोपियन देशों की वैल्यू की तरह दिखाना चाहता है वो, और वो एक नेटो का सदस्य देश भी है। तो यहाँ पर टर्की की कुछ ऑब्लिगेशंस बन जाती है, जिसकी वजह से वो रशिया से ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाता है। तो ऐसे में टर्की जो है वो रूस से थोड़ी दूरी बनाकर चलता है, वो ज़्यादा उसके क्लोज भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी टर्की तो इंपोर्ट ही करता है सारी की सारी गैस अपनी। तो इस वजह से टर्की का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खाली हो रहा है। और इतना ही नहीं, टर्की की मुद्रा जो लीरा है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और अर्थव्यवस्था तो बहुत ज़्यादा गिर भी रही है इसकी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टर्की बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और जो फॉरेक्स रिजर्व जो इसका गिर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है एनर्जी इंपोर्ट। एनर्जी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा टर्की की जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसके पास तो एनर्जी होती ही नहीं है ना, तो उसको सारी की सारी उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद तो एनर्जी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से जो टर्की की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इसकी जो डिपेंडेंसी है ना इंपोर्ट के ऊपर, वो है। तो ऐसे में जो टर्की है वो गैस के मामले में, एनर्जी के मामले में डिपेंड नहीं होना चाहता है इंपोर्ट पर। तो ऐसे में टर्की चाहता है कि उसका खुद का एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ताकि वो अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचाकर चल सके और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बची रहे। और अगर इस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर नहीं रखेगा, फॉरेक्स रिजर्व को बचाकर नहीं रखेगा, तो उसके सामने श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत तो है कि किस तरह से इन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है जब इनके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है। तो ऐसे में टर्की ने अपने देश में गैस और एनर्जी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला, तो उसकी नज़र पड़ी भूमध्य सागर में, जिसको हम सिंपली मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। गैस के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है ये, वो मैं आगे बताऊँगा कि वो कहाँ पर है। और गैस ढूंढने के लिए यहाँ पर टर्की अपने जो सिस्मिक वेसल्स हैं वो भेजता है भूमध्य सागर में, ताकि वहाँ पर पता लगा सके कि कौन से ब्लॉक में गैस अवेलेबल है। और यही है सारे फसाद की जड़, क्योंकि जहाँ पर ये जाता है ना सिस्मिक वेसल्स गैस ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ पर है गैस, तो वो
टर्की भी क्लेम करता है, वहाँ पर ग्रीस भी क्लेम करता है और वहाँ पर साइप्रस भी क्लेम करता है। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट का जोन बन गया है वो भूमध्य सागर 3 देशों के बीच में। तो क्या है ये पूरा मामला, हम मैप के ज़रिए समझते हैं कि पूरा की पूरी मामला क्या है। तो देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो डिस्प्यूट वाली जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा समुद्री इलाका साइप्रस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। लेकिन यहाँ पर 2 और देश इसको क्लेम करते हैं, एक है तुर्की और दूसरा है साइपर द्वीप पर ही एक देश है जिसका नाम है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ये दुनिया में अकेला देश है जिसको सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है और तुर्की ही इसकी सिक्योरिटी को देखता है और तुर्की इसी इलाके को अपना एक्सक्लूसिव जोन मानता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है, जिसे साइप्रस भी क्लेम करता है। अब देखो ये एरिया गैस के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे 5 गैस फील्ड है, 5 नहीं 6 गैस फील्ड है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि तमार और लेविथाम है, ये इज़राइल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और जो जौहर है वो इजिप्ट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो जौहर गैस फील्ड में इतनी गैस निकलती है जितना पूरा पाकिस्तान का जो आधा पाकिस्तान है ना, उसका ज़रूरत है पूरी हो जा सके। यानी कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 22 करोड़ है, 22 करोड़ का आधा 11 करोड़, लेकिन इजिप्ट की जनसंख्या ही 8 करोड़ के लगभग है। तो ऐसे में इजिप्ट के पास इस एक गैस फील्ड की वजह से इतना गैस आ जाती है कि जिससे कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। और अगर हम इज़राइल का मामला देखें तो इज़राइल कुछ सालों पहले तक यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता था, लेकिन जब से उसने मेडिटेरेनियन सी में गैस फील्ड की खोज की है, पहले तो यहाँ पर तमार गैस फील्ड की खोज की उसने, फिर उसके बाद लेविथम गैस फील्ड की खोज की, तो यहाँ पर अब ये जो इज़राइल है वो यहाँ से गैस निकाल रहा है और अपना भला तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक्सपोर्ट करके भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है बहुत ही बड़ा एक गैस फील्ड बन सकता है यहाँ पर, और टर्की को भी इसी की ज़रूरत है। टर्की को भी चाहिए कि यहाँ पर उसके लिए गैस मिले ताकि वो जो है अपना फॉरेक्स रिज़र्व इंपोर्ट करने में जो लगाता है वो बचा सके, वहाँ पर इंपोर्ट ना करना पड़े, जिससे उसकी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर पाए। तो ये मामला है, लेकिन यहाँ पर मामला फंस जाता है साइप्रस और ग्रीस के बीच में, क्योंकि देखा जाए तो ग्रीक साइप्रियोट्स कहते हैं उसको, आधा अभी ग्रीक साइप्रियोट के पास में आता है साइप्रस द्वीप, और जो आधा है वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस में आता है, जिसको टर्की ही सिक्योरिटी देता है। तो ऐसे में जो ग्रीक साइप्रियट है वो एज ए ग्रीस के ही नुमाइंदगी करता है, यानी कि जो ग्रीस नाम का जो देश है ना, समझ लो कि उसके ही रहमो करम पे ये जो ग्रीक साइप्रियट है वो चलता है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों को एक ही यूनिट मान लो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीस जो है वो कितना ज़्यादा मेडिटेरेनियन सी को क्लेम करता है। यहाँ पर टर्की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सीरिया का भी है, लेबनान का भी है, इजराइल का, ये छोटे छोटे है जगह पर है, लेकिन इनको भी यहाँ पर गैस मिली है। इजिप्ट का तो आपको पता ही है कि जौहर इतना बड़ा गैस फील्ड है कि जिससे आधे पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जा सकती है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिर भी इतना बड़ा कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी इसको टर्की को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टर्की के जो आसपास जो आइलैंड है ना, वो छोटा, चाहे वो 2 किलोमीटर के आसपास भी हो, वो भी ग्रीस का ही हिस्सा है, यानी कि उन आइलैंड को ग्रीस ही कंट्रोल करता है। तो ऐसे में वो जो टेरिटरी हो गई है वो ग्रीस की टेरिटरी हो गई है, और ग्रीस अपनी उस टेरिटरी से जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करता है। तो ऐसे में यहाँ पर टर्की के लिए कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो है ना एरिया टर्किश क्लेम के अंदर जो जितने भी आ रहा है वो टर्किश क्लेम करता है, लेकिन इसको साइप्रस और ग्रीस भी क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कास्टेलो-रिज़ो जो नाम का जो एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वो ग्रीस का आइलैंड है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आइलैंड है उसका जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो समंदर का एरिया है वो तो क्लेम करेगा ही वो, लेकिन इसके पीछे जो इतना बड़ा टर्की है वो कहाँ जाएगा? क्या वो अपना जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर टकराव बढ़ जाएगा, टकराव बढ़ेगा ग्रीस के बीच में, साइप्रस के बीच में और टर्की के बीच में। तो ऐसे में यहाँ पर जब टर्की ड्रिल करने आएगा तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर ग्रीस भी नहीं चाहेगा कि टर्की यहाँ पर अपनी ड्रिलिंग करे और साइप्रस भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वो ड्रिलिंग करे। तो इसी तरह से यहाँ पर वो छोटे छोटे से द्वीप के ऊपर अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो राइट क्लेम करता है कि भाई हमारा यहाँ पर आइलैंड है तो हमें यहाँ पर दो, लेकिन उसके पीछे जो मेनलैंड टर्की है वो कहाँ जाएगा? वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। वो कहाँ पर क्लेम करेगा? उसका भी तो वही समंदर होगा ना, क्योंकि वहाँ पर जो है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे को क्लेम करेंगे। कर ही रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जितना उसको टर्की को मिलना चाहिए था लगभग 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का समंदर का एरिया, वो घट कर उसको सिर्फ 50
50,000 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर टर्की क्या करेगा, टर्की भी यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैस की खोज करेगा और यहाँ पर क्लेम करेगा कि भाई अब ये हमारा एरिया है, यहाँ से हम जो भी गैस मिलेगी वो हमारी होगी और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा 2020 में भी दोनों देशों के बीच में टेंशन हो गई थी, क्योंकि ग्रीस और टर्की दोनों ही नाटो का पार्ट। तो जब यहाँ पर टर्की अपनी जो वेसल्स है उसको लेकर आया था और गैस को एक्सप्लोर कर रहा था कि यहाँ पर देख रहे थे कि कहाँ पर गैस मिल सकती है हमें, कहाँ पर नहीं, ग्रीस जिस एरिया को क्लेम करता है वहाँ पर टर्की के शिप्स आ गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्रीस नाराज़ हो गया और ग्रीस चले किया नेटो के हार्ट क्वार्टर ब्रसेल्स में। तो यहाँ पर ब्रसेल्स से उसने मदद मांगी, तो यहाँ पर ब्रसेल्स भी इसकी मदद करने के लिए आ गया, यानी कि नेटो भी ग्रीस की मदद करने के लिए आ गया। और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से टर्की ने अपना शिप को वापस बुला लिया और अभी जो टर्की ने शिप भेजी है उसका नाम है अब्दुल हामिद हान। ये बहुत ही बड़ी, अब तक की टर्की की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन शिप है जो 238 मीटर लंबी है और ये समंदर के नीचे 12,000 किलोमीटर तक ड्रिल कर सकती है, यानी कि ये अंदर तक ड्रिल कर सकती है 12 किलोमीटर अंदर तक। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर गैस ढूंढने के लिए वो कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी ड्रिल कर सकती है। और 2020 के बाद उसने अब भेजी है, यानी कि 2 साल के बाद फिर से इसने यहाँ पर ड्रिलिंग शिप भेजी है और ये चेक करने के लिए क्या हमें यहाँ पर गैस मिल सकती है या नहीं। और इसके अलावा भी ब्लैक सी में टर्की के 3 शिप काम कर रहे हैं, यावूस, फतेह और कनूनी, वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं ब्लैक सी में। और वहाँ पर ब्लैक सी में तो इसको गैस मिल गई है, 540 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिली है यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी सफिशिएंट नहीं है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए काफ़ी हो। तो ऐसे में टर्की यहाँ पर इसके ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकता है सिर्फ एक गैस फील्ड के ऊपर, तो उसको भी चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और लॉन्ग टर्म के सस्टेनेशन के लिए और ज़्यादा गैस फील्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो करेगा ही, यहाँ पर वो ब्लैक सी में भी करेगा, सी ऑफ मरमरा में भी करेगा और मेडिटेरेनियन सी में भी करेगा। और ये है वो अब्दुल हामिद हान शिप जो इस्तांबुल से निकल चुकी है और जल्द ही ये उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाएगी जिसको टर्की भी क्लेम करता है, ग्रीस भी क्लेम करता है और साइप्रस भी क्लेम करता है। अब देखते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकलेगा, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।